नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 370 हटने के बाद कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं में 88% गिरावट, पुलिस ने साझा किए आंकड़े। नायडू का शानदार रहा कार्यकाल, शुरुआती अशांति के बाद राज्यसभा में 100% कामकाज। भाजपा सांसद अपनी पत्नियों से पूछे कि रसोई कैसे चल रही है, महंगाई पर बोले एआईयूडीएफ चीफ। संजय राउत की पत्नी ईडी के सामने आज होंगी पेश, आमने सामने बैठाकर पूछताछ संभव। गृह मंत्री अमित शाह बोले सही मायने में आजादी के लिए हीन भावना उखाड़ फेंकनी होगी। हटने के बाद कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं में 88% गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था संबंधित घटनाओं में 88% से अधिक की कमी आई है। प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक घाटी में 5 अगस्त 2016 से अगस्त 2019 के दौरान व्यवस्था संबंधी कुल 3686 घटनाएं दर्ज की गई। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद से 3 वर्षों के दौरान घाटी में कानून व्यवस्था संबंधी केवल 438 घटनाएं दर्ज की गई, जो कि 88% से अधिक की गिरावट है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी। पुलिस ने कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले के 3 वर्षों में कश्मीर में कानून व्यवस्था संबंधित घटनाओं में कुल 124 नागरिक मारे गए थे, जबकि उसके बाद से किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई। इसी प्रकार 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 तक ऐसी घटनाओं में पुलिस और सुरक्षा बलों के 6 जवानों की जान चली गई, लेकिन उसके बाद से किसी जवान की मौत नहीं हुई। पुलिस ने कहा कि 5 अगस्त 2019 से पहले 3 वर्षों के दौरान 930 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई थी, जबकि अगले 3 वर्षों में ये संख्या घटकर 617 हो गई। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के 3 साल पहले घाटी में आतंकी घटनाओं में 290 सुरक्षा बल के जवान मारे गए थे और ये संख्या घटकर 174 हो गई है। जहां तक आतंकी हमलों जैसी घटनाएं में नागरिक की हत्याओं का संबंध है, संवैधानिक परिवर्तनों के बाद 3 वर्षों में ये संख्या 191 से घटकर 110 हो गई है। उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आज लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने जा रहे हैं। नायडू के राज्यसभा सभापति के कार्यकाल को देखें तो पता चलता है कि शुरुआती सत्रों में सदन के कामकाज में ज्यादा अशांति हुई, लेकिन बाद के सत्रों में जबरदस्त सुधार आया। पिछले कुछ सत्रों में तो उच्च सदन का कामकाज 100% तक हुआ। राज्यसभा के अधिकारी ने बताया कि नायडू के सभापतित्व काल के शुरुआत में सदन की उत्पादकता बहुत कम रही। इस साल के बजट सत्र समेत कुल 13 पूर्णकालिक सत्रों की उन्होंने अध्यक्षता की। इनमें से पहले 5 सत्रों में कामकाज या उत्पादकता 6.80% है से लेकर 58 से 80% तक रहा, लेकिन इसके बाद 8 सत्रों में से 6 की उत्पादकता 76 से 105% तक रही। 5 सत्रों में तो ये 100% से ज्यादा रही। नायडू के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा में 58 मुद्दों को लेकर कामकाज में व्यवधान आया या कार्रवाई को जबरन स्थगित करना पड़ा। सदन की 57% बैठकों के दौरान दिन के किसी भी हिस्से या पूरे दिन के लिए सदन में व्यवधान और जबरन स्थगन की नौबत आई। राज्यसभा के अधिकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने को लेकर 4 सत्रों में 36 बैठकों में हंगामा हुआ। वर्ष 2018 के बजट सत्र के दौरान सर्वाधिक 24 बार इस मामले पर सदन की कार्रवाई में व्यवधान पड़ा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इसके अलावा 4 अन्य मुद्दों यथा कृषि कानून व किसान आंदोलन, कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन और 2021 के शीत सत्र के दौरान 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर सदन की कार्रवाई सर्वाधिक खलल पड़ा। उपराष्ट्रपति नायडू के कार्यकाल में 58% राज्यसभा सदस्यों ने सदन की बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन 3% ने ऐसा नहीं किया। 30% सदस्यों ने विविध सत्रों में पूर्ण हाजिरी दी।
देश में बढ़ती महंगाई को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो अब ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत का पैसा वित्त मंत्री के पास है, उन्हें कैसे पता लगेगा कि एक आदमी कितना खर्च करता है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा, भाजपा के किसी मंत्री के लिए महंगाई नहीं है। भाजपा सांसदों को अपनी पत्नियों से पूछना चाहिए कि वह रसोई कैसे चला रही हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे, नहीं तो 2024 में महंगाई सरकार को खा जाएगी। उन्होंने कहा, महंगाई आसमान को छू गई। कुछ समय पहले महंगाई करके ही भाजपा सत्ता में आई थी, अब गरीबों की कमर टूट गई। महिलाएं घर नहीं चला पा रही हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बाजार में सब्जी दाल चावल सब कुछ महंगा हो गया, 100% से ज्यादा महंगा हो गया। उन्होंने कहा, सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, सारा पैसा पास है उनके, रिजर्व बैंक की मालिक है, उनको कैसे पता चलेगा बावर्ची जाकर कितने पैसे में क्या चीज लाता है। किसी कैबिनेट मंत्री को नहीं पता चलेगा घर कैसे चलता है, उन्हें तो अच्छा खाना मिलता है। असम में सामने आए आतंकी मजूल और कई मदरसों से मौलानाओं की गिरफ्तारी पर बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हमें उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। सरकार को वे जहां भी मिले उन्हें गोली मार देनी चाहिए। अगर मदरसों में 1 से 2 शिक्षक गलत हैं तो सरकार उन्हें हिरासत में ले, जांच पूरी होने पर उन्हें उठाए और जो करना चाहे वो कर सके। उन्होंने कहा, लेकिन कुछ लोगों के कारण पूरे मुस्लिम समुदाय को जिहादी कहा जाता है। ये जिहाद है, ये आतंकवाद है। सरकार को उन्हें रोकना चाहिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, इसके लिए अपनी खुफिया जानकारी को मजबूत करना चाहिए। पात्राचौल घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा आज ईडी के सामने पेश होंगी। ईडी के मुताबिक कि वर्षा राउत के खाते में लेनदेन के बाद समन जारी किया गया। माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकते हैं। गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायाधीश देश पांडे ने राउत से पूछा कि क्या उन्हें कोई दिक्कत है, तो राउत ने कहा, जिस कमरे में मुझे रखा गया उसमें कोई खिड़की और वेंटिलेशन नहीं है। अदालत ने इस पर ईडी के वकील से स्पष्टीकरण मांगा। ईडी के वकील ने राउत को एसी कमरे में रखा, इसीलिए वहां कोई खिड़की नहीं। इसके बाद राउत ने माना कि कमरे में एसी की व्यवस्था है, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति के कारण वे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं प्रवर्तन निदेशालय पात्राचौल घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत को गिरफ्तार करने के बाद उनके संपर्क तलाशने में जुटा है। खासतौर पर प्रवीण राउत, सुजीत पाटकर और राउत की पत्नी वर्षा राउत का एक दूसरे से क्या संबंध है, इसकी छानबीन चल रही है। इसी क्रम में ईडी ने मंगलवार को मुंबई में 2 स्थानों पर छापे मारे। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने दीवान बिल्डर्स के बांद्रा दफ्तर और दूसरा बांद्रा में ही नेशनल हेराल्ड केस में छापा मारा। ईडी अधिकारी पता लगाने में जुटे हैं कि संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत के बैंक खाते में पैसे कैसे ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि प्रवीण राउत ने संजय राउत और उनके रिश्तेदार के खाते में 1 करोड़ 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है और कोई भी इसे एक महान राष्ट्र बनने से नहीं रोक पाएगा। शाह ने कहा कि विदेशी ताकतें भारत को अपने शासन में रख सकी क्योंकि वे भारतीयों के बीच हीन भावना पैदा करने में सफल रही हैं, जिसे सही मायने में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए समूल उखाड़ फेंकना होगा। गृह मंत्री ने दूरदर्शन के स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समृद्ध गाथा की स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर यह कहा। धारावाहिक के 75वें एपिसोड बनाने का काम केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में दूरदर्शन ने किया। आजादी के वीर सपूतों के अमर बलिदान को समर्पित धारावाहिक का हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन पर 14 अगस्त से होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने शाह को कुशल रणनीतिकार और आधुनिक युग का चाणक्य बताया, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए अनुच्छेद 370 और 35A से छुटकारा दिलाया।
ठाकुर ने कहा, हमने सुना था सरदार पटेल ने भारत को एकजुट रखा। मैं अमित शाह में सरदार पटेल का प्रतिबिंब देखता हूं। पटेल ने देश को संयुक्त रखा और अमित शाह इसे मजबूत बना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक यात्रा के दौरान राज्य के शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटार की हत्या और संगठन में इसके चलते उपजे आक्रोश को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। शाह ने गुरुवार को कर्नाटक का दौरा किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात के दौरान उन्हें प्रवीण की हत्या को लेकर कार्यकर्ताओं में उपजे आक्रोश को लेकर चर्चा की। फिलहाल अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कमल राष्ट्रीय में। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि पिछले कुछ समय से दैनिक कोरोना मामले 20,000 के आसपास ही बने हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 19,406 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 19,928 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना की दैनिक संक्रमण दर 4.96% पहुंच गई है। वहीं सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 1,34,793 पहुंच गई। इसके अलावा देश में अब तक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 52,654 पहुंच गई थी। तो वहीं कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी अब ठीक हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्हें ट्वीट के माध्यम से बताया है। उन्होंने हल्के लक्षण पाए जाने पर कोरोना की जांच कराई, जिसमें उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। सीएम ने आगे बताया कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में जो भी लोग आए वे अपनी कोरोना जांच करा लें। इसके अलावा उन्होंने अपनी दिल्ली यात्रा भी स्थगित कर दी। देश के 10 राज्यों में ओमिक्रॉन के नए उपस्वरूप BA.2.5 की पहचान हुई।
इसके स्पाइक प्रोटीन संरचना में काफी म्यूटेशन है, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडी का असर कम कर सकता है। हालांकि डेल्टा की तरह ये प्रभावी हो सकता है या नहीं, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इंस्कॉन्ग ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए उनकी टीम भारत में कोरोना वायरस के बदलावों पर निगरानी रख रही है। BA.2.5 उपस्वरूप मिलने के बाद भी देश के अस्पतालों में संक्रमित रोगियों की भर्ती दर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। बिहार के सारण जिले में अब तक 13 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। लगभग 2 दर्जन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। बताया जाता है कि सारण जिला के मकेर थाना क्षेत्र के बाथा नोनिया टोली व भेल्दी थाना क्षेत्र के सोनहो भाता गांव में कई लोगों ने शराब का सेवन किया। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनंद फानंद में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद जिला अस्पताल में कई लोगों को राजधानी पटना के PMCH रेफर कर दिया गया। इनमें 9 की मौत PMCH में, जबकि 1 की मौत सारण से पटना ले जाने के दौरान हो गई। एक अन्य मौत सारण में ही हो गई। आरोपी को गिरफ्तार भी किया। थानेदार नीरज मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कहा कि 5 लोगों को अवैध शराब के निर्माण और बिक्री में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि संबंधित थाने के SHO और स्थानीय चौकीदार को निलंबित किया गया है। इससे पहले पटना में जहरीली शराब पीने से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 1 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक तीनों दोस्तों ने 18 जुलाई को आलमगंज इलाके में एक व्यक्ति से शराब खरीदी और एक साथ पी थी, जिसके बाद अगली सुबह उनमें से एक का शव घर के अंदर मिला, जबकि दूसरे को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। तीसरे दोस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में है। इसी बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरोपियों को फांसी देने का कानून अमल में आने के बाद से दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम गहलोत ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग ने जोर पकड़ा और इसके बाद कानून अमल में आया। ऐसे में दुष्कर्म के बाद महिलाओं की हत्या के मामले में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि देश में ये एक खतरनाक ट्रेंड बनकर उभरा है। दुष्कर्म करने वाले को लगता है कि पीड़िता उसके खिलाफ गवाही बन जाएगी। वह दुष्कर्म भी करता है और हत्या भी कर देता है। जो रिपोर्ट देश भर से आ रही है वे बड़ी खतरनाक ट्रेंड है। देश में जो हालात है वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए ये बड़ा संकट का समय है। ऐसा हमने पहले भी कभी नहीं देखा है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने NI से बातचीत की और कहा कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक के अंदर रैली निकलती है, आम जनता जुटती है तो सरकार की आंखें खुलती है। वास्तव में जनता रैली के साथ दे रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों में चूक है, तो सरकार को भी गुड गवर्नेंस के लिए इम्प्रूवमेंट का एक अवसर मिलता है। ये सरकार उससे भी चूकना चाहती है क्योंकि एरोगेंट है, अहम है, घमंड है और सरकार चला रही है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के आंदोलन को कोई तवज्जो नहीं दे रही है। ये उनके खुद के लिए घातक होगा। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में इतनी छूट होनी चाहिए कि विपक्ष की वह खुलकर धरना प्रदर्शन कर सके। उससे गवर्नमेंट को ही फायदा होता है, पर ये इतने अहम घमंड हैं चल रहे हैं कि इन्हें किसी भी की परवाह नहीं है। इनको खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी आती है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में गुरुवार शाम 7 बजे राष्ट्रपति आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस के पास आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना उस समय घटी जब एक दंपत्ति अपने परिवार के साथ व्हाइट हाउस के पास स्थित एक पार्क में खड़ा था और इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया फायर एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट के अनुसार गुरुवार को व्हाइट हाउस परिसर के बाहर स्थित लाफायेट पार्क में बिजली गिरने के बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन सभी को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इनमें से 3 ने 2 दिन बाद दम तोड़ दिया। पार्क का एक हिस्सा गुरुवार शाम को 1 घंटे से अधिक समय तक बंद रहा और आपातकालीन दल घटनास्थल पर मौजूद रहा। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन प्रशासन जान गंवाने वालों के लिए गहरी संवेदना प्रकट करता है। वहीं प्रेस सचिव कराइन जीन पियर ने बयान में कहा कि
हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अभी भी जीवन के लिए लड़ रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कमल राष्ट्रीय में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधन वाली संपत्तियों या सरायों के कमरे किराए पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संदर्भ में किसी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए गुरुवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। आप सांसद राघव चड्ढा समेत कई लोगों ने वित्त मंत्रालय से इसको लेकर स्पष्टीकरण की मांग की थी। राघव चड्ढा ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के आसपास बनी सरायों पर 12% जीएसटी लगाने के फैसले को वापस लेने के लिए एक पत्र भी सौंपा था। जीएसटी परिषद ने जून में फैसला लिया था कि कमरे का 1000 रुपए प्रतिदिन का भाड़ा वसूलने वाले सभी होटलों पर 12% जीएसटी लगेगा। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा संचालित होने वाली कुछ सरायों ने अपने आप कमरों के किराए के साथ जीएसटी वसूलना शुरू कर दिया था। इसके बाद सीबीआईसी ने स्पष्ट किया कि धार्मिक परिसर व उसके बाहर एक दायरे में स्थित सरायों में जीएसटी नहीं लगेगा। सराय पर जीएसटी नहीं लगने के स्पष्टीकरण के बाद राज्यसभा में आप सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया। देवप्रयाग के समीप बछेली खाल में रात से अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह 7 बजे यातायात के लिए खुल गया। रात लगभग 9 बजे मलबा आने की वजह से राजमार्ग पर यातायात रुक गया था। उधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लामबगड़ खचड़ा नाले में फिर से कल देर रात मलबा आने से बंद हो गया। इससे पहले बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ में नाला उफान पर आने से करीब 10 मीटर हिस्सा बह गया था। इससे हाईवे पर वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया था। हालांकि शुक्रवार सुबह मौसम साफ होने पर हाईवे खोलने का काम शुरू हुआ और करीब 11 बजे यातायात सुचारू कर दिया गया। बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ में खचड़ा नाला मुसीबत बना हुआ है। बारिश होते ही यहाँ पर अक्सर राजमार्ग बंद हो रहा है। गुरुवार रात करीब 1 बजे क्षेत्र में तेज बारिश होने पर नाला उफान पर आ गया, जिससे हाईवे का एक हिस्सा बहने से यातायात बाधित हो गया। हाईवे बंद होने पर पुलिस ने धाम में जाने वाले वाहनों को पंडुकेश्वर में ही रोक दिया। सुबह हाईवे खुलने पर 40 से अधिक छोटे बड़े वाहन बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। माड़ा गांव के गब्बर सिंह बड़वाल की गुरुवार की रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, लेकिन लामबगड़ में नाला बंद होने से उन्हें अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया। इसके बाद मौके पर मौजूद एसडीआरएफ ने पालकी के सहारे गब्बर सिंह को नाला पार कराकर 108 की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
1990 के बाद आतंकवाद, अलगाववाद का दर्द झेल रहे जम्मू कश्मीर से दूर हुआ बॉलीवुड एक बार फिर प्रदेश का रुख करने लगा है। इससे स्थानीय कलाकारों के साथ कारोबारी के दिन फिरने लगे हैं। प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर में 158 प्रोडक्शन हाउस को फिल्म शूटिंग की अनुमति दी है। इसके लिए सैटेलाइट पोर्टल पर आवेदन मिले थे। घाटी की हसीन वादियां फिल्म निर्माताओं व निदेशकों की पहली पसंद है। यहाँ पर अब गोलियां, बम की बजाय लाइट एक्शन कैमरा की आवाज सुनने को मिल रही है। प्रदेश में फिर से फिल्म शूटिंग शुरू होना स्थानीय कलाकारों, होटल उद्योग, परिवहन उद्योग के लिए भी बड़ी सौगात है। पहले आतंकवाद और फिर कोविड से नुकसान झेल रहे होटल, परिवहन उद्योग को बल मिलेगा। इस पहल से न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू संभाग की वादियां धरोहर से पूरा विश्वास रूबरू हो सकता है, जिससे पर्यटन को फायदा भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड के स्वर्णिम दौर को वापस लाने के लिए प्रदेश सरकार ने बीते साल नई फिल्म नीति जारी की है। प्रदेश में फिल्म शूटिंग करने वाले प्रोडक्शन हाउस के लिए नई फिल्म नीति में कई प्रावधान हैं। वित्तीय मदद भी दी जा रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद माहौल में आए बदलाव, सुरक्षा स्थिति में सुधार और फिल्म नीति के चलते जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के लिए कई निर्माता, निर्देशक पहुंच रहे हैं। अभी 158 फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी गई है। इनमें हिंदी, साउथ और पंजाबी फिल्मों के साथ टीवी सीरियल्स व नाटक शामिल हैं। हाल ही में हमने जम्मू कश्मीर में 3 बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। इसमें भाद्रभाव में शॉर्ट फिल्म आजादी की शूटिंग हुई। इसके साथ कटगड़ा में ससुराल सिमर का शूट हुआ। जम्मू कश्मीर में बड़े प्रोडक्शन हाउस के आने से स्थानीय कलाकारों व निर्देशकों को काम मिल रहा है। यह हमारे लिए अच्छी बात है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने फिट इंडिया अभियान और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के तहत लखनऊ तक की दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सेवारत अधिकारियों ने तय किया कि वे रोज 75 किलोमीटर दौड़कर अगले 10 दिनों में 750 किमी तय कर लखनऊ पहुंचेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर आज सुबह रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में सिख समाज और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा 15 अगस्त को होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम के समर्थन और प्रचार करने के लिए सिख समाज ने किया है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि मैं देश के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि 15 अगस्त को कोई घर, गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके घर पर तिरंगा हो मगर मन में तिरंगा ना हो। पिथौरागढ़ लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूली रैली में शामिल एक छात्र को बेकाबू कैंटर ने रौंद दिया। छात्र की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान यहां घटना से आक्रोशित क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। हादसे से अन्य स्कूली बच्चे भी सहम गए। प्राथमिक विद्यालय गैरी में कक्षा 5 का छात्र हिमांशु सिंह पुत्र हरीश सिंह शनिवार को स्कूली रैली में जा रहा था। सुबह विद्यालय द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान पिथौरागढ़ डाक पार्सल ले जा रहे कैंटर ने छात्र को मल्ला बापरू के पास रौंद दिया। छात्र की मौके पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस शव को लोहाघाट लेकर गई। घटना के बाद से फरार चालक को घाट से गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख घोषणा दिवस पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को शुक्रवार लद्दाख के प्रतिष्ठित छठे लद्दाख पाल नगम दुरुस्तुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेह में ऐतिहासिक सिंधु घाट पर आयोजित भव्य समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच लद्दाख घोषणा दिवस मनाया गया। बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा को लद्दाख और मानवता के प्रति योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। दलाई लामा ने कहा कि लद्दाख और तिब्बत को सिंधु नदी धार्मिक और सांस्कृतिक समानताओं के साथ जोड़ती है। धर्मगुरु ने कहा कि जलवायु परिवर्तन चिंताजनक विषय है जिसे लेकर सभी को अपने व्यवहार का पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा। इससे पूर्व समारोह में लद्दाख उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरूला ने कहा कि हिमालयी बुद्धों के लिए धर्मगुरु जीवन बुद्ध है। उन्होंने विश्व शांति, सौहार्द और प्रेम का संदेश दिया है। धर्मगुरु की ओर से लद्दाख के प्रतिष्ठित पुरस्कार को स्वीकार किए जाने का लद्दाख प्रशासन आभार व्यक्त करता है। नरूला ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब यहाँ तेजी से विकास हो रहा है। आधारभूत ढांचे का विकास पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ किया जा रहा है। आने वाले दिनों में लद्दाख कार्बन न्यूट्रल प्रदेश बनेगा। वहीं लद्दाख के सांसद जमाइक त्सरिंग ने नामग्याल और लद्दाख के श्वेत पहाड़ी विकास परिषद लेह ताशी ने धर्मगुरु के लद्दाख दौरे को महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि वे धर्मगुरु के दिखाए रास्ते पर चलने का भरसक प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।